जिसमें अमेरिका को धत्ता बताते हुए बांग्लादेश को एक अलग देश की मान्यता दिलाने का काम भारत ने किया। और उसके बाद से लगातार ठीक एक दुर्घटना घटी कि शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के राष्ट्र निर्माता थे, जो उनके फादर ऑफ नेशन थे, उनकी हत्या, उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई। शेख हसीना जो उस वक्त विदेश में पढ़ रही थी, केवल वो जिंदा बची। लेकिन उसके बावजूद बांग्लादेश बीच में बीएनपी जो पिछली सरकार थी, उसको अगर थोड़ा समय छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर पूरे समय भारत के साथ बहुत ही सहयोगी रवैया लेकर के चल रहा था कि हम हिंदी चीनी भाई भाई करते रहे, नारा लगाते रहे, पंचशील का सिद्धांत देते रहे और ये कहते रहे कि आप अपने देश को ठीक करिए, हम अपने देश को ठीक करें। 47 में हम आज़ाद हुए, 49 में संभवतः चीन आज़ाद हुआ था और उसके बाद हम चाहते थे कि सभी हमारे रिश्ते कॉर्डियल रहें और हम लोग आपस में उलझने के बजाय अंदर अपने अंदरूनी जो मसले हैं उनसे उलझें। मैंने तब कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली सरकार कांग्रेस की बनाई पुरानी विदेश नीति को कायम भी रख पाई, इसका भारत देश पर एक बड़ा एहसान होगा। और मेरी बात सही साबित हुई। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी की विदेश नीति को कायम नहीं रख पाई। रूस के साथ रिश्तों को आप देख रही हैं, अमेरिका के साथ रिश्तों को देखा जा रहा है और सारे पड़ोसी हमसे कहीं न कहीं बहुत दूर हो गए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। बीसीसीआई और भारत के साथ बेहतर संबंध चाहता है बांग्लादेश। ये अमीनुल हक जो है उन्होंने कहा है। बांग्लादेश में क्योंकि नई सरकार का गठन हो चुका है, प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद तारिक रहमान ने भारत के साथ पिछले 1 साल के अंदर जो भी रिश्ते खराब हुए उसे सुधारने की अब कोशिशें तेज कर दी हैं। बांग्लादेश के साथ जो चल रहा है सब कुछ, क्या वाकई में वापस पटरी पर आ जाएंगी चीजें? पाकिस्तान की वहां पे दखल अंदाजी और ये सब चीजें किस तरह से सॉल्व होंगी? बांग्लादेश के जो नए खेल मंत्री हैं अमीनुल हक, उन्होंने ये कहा है कि भारत के साथ वो अच्छे संबंध चाहता है। तो बांग्लादेश, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द बड़ी अजीब सी घटनाएं रही हैं पिछले कुछ वक्त में। आप नेपाल की बात कीजिए, फिर आप बांग्लादेश की बात कीजिए, वहां पर बहुत उथल पुथल हुई। और जब उथल पुथल होने से पहले आपने देखा किस तरह से भारत को लेकर के भी बहुत रिश्ते कश्मकश में चले गए, स्थिति खराब हो गई। श्रीलंका की आप बात कर लीजिए। लेकिन फिर वापस स्टैब्लिशमेंट जो है, एक तरह से चीजें जब वापस लौट रही हैं पटरी पर, तो हर जगह से ये दिखाई दे रहा है कि धीरे धीरे करके चीजें फेवर में जा रही हैं। भारत के साथ वो अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं। क्या ऐसे में भारत सरकार की जो अंदर इंटरनल जिसे कहते हैं रणनीति होती है, जो ऊपर की रणनीति है, वो क्या है? इस पर बात करते हैं डॉक्टर सीपी राय जी से कि ये रिश्ते कितने वाकई में सर बिल्कुल अपनी दिशा पर जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, किस तरह से देखा जाए? क्योंकि हाल ही में जिस तरह से नरवणे की किताब में आया कि उन्होंने कहा जो उचित समझे कीजिए, ऐसे में कितना ऊपर का इंटरेस्ट इन सारी चीजों को मैनेज करने में लगा होगा? विनीता जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपने आज लिया है, क्योंकि कोई भी देश अपना पड़ोसी नहीं बदल सकता। ये अलग बात है कि हम हिंदी चीनी भाई भाई करते रहे, नारा लगाते रहे, पंचशील का सिद्धांत देते रहे और ये कहते रहे कि आप अपने देश को ठीक करिए, हम अपने देश को ठीक करें। 47 में हम आज़ाद हुए, 49 में संभवतः चीन आज़ाद हुआ था और उसके बाद हम चाहते थे कि सभी हमारे रिश्ते कॉर्डियल रहें और हम लोग आपस में उलझने के बजाय अंदर अपने अंदरूनी जो मसले हैं उनसे उलझें और उनको ठीक करें। पंडित जवाहरलाल नेहरू की यही नीति थी। चीन ने उसको धोखा दे दिया हमको, वहाँ हम मात खा गए। कबायली मामले को देखें तो 1948 में पाकिस्तान ने हमको धोखा दिया और वो लगातार हमसे उलझता रहा। लेकिन उसके अलावा जो बाकी हमारे पड़ोसी देश हैं, वो श्रीलंका हो, म्यांमार हो, मालदीव हो, वो नेपाल हो, भूटान हो, या पहले सिक्किम एक अलग देश हुआ करता था जो हमारे अब राज्य में तब्दील हो गया। इंदिरा गांधी ने उसको अपने देश के में मिला के उसको अपना एक राज्य घोषित कर दिया। ये सारे देश हमेशा हमारे ऊपर आश्रित रहे और भारत को बड़ा भाई मानते रहे। एक लंबे समय तक इन देशों की विदेश नीति भारत की तरफ देखती थी और संचालित होती थी। भारत का सेना अध्यक्ष इन लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हुआ करता था। इन लोगों के रोजगार और व्यवसाय का भारत बहुत बड़ा जगह हुआ करती थी। लेकिन आपको याद होगा 16 मई 2014 को जब नरेंद्र मोदी चुनाव जीत कर आए थे, तो मुझसे किसी बड़े चैनल के एक बड़े रिपोर्टर ने, जो बहुत चर्चित हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा था और उन्होंने ये पूछा था कि राय साहब ये बताइए कि ये नई सरकार बनने के बाद विदेश नीति में क्या फर्क पड़ेगा। और तब मैंने एक बात कही थी कि विदेश नीति वो लोग तय करते हैं
जो आज के 50 साल पहले, 50 साल बाद, 20 साल बाद या आगे के समय के बारे में देखते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से आरएसएस और उसकी पूरी जो जमात है, उसके जितने भी चंगू-मंगू संगठन हैं, जिसमें एक भाजपा भी उसका राजनीतिक चेहरा है, ये सारे लोग हमेशा आज से 5000 साल पीछे, 10,000 साल पीछे की बातें करते हैं, उधर मुड़ के देखते हैं और पीछे मुड़कर देखने वाला आमतौर पर ठोकर खा जाता है। इसलिए मैंने तब कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली सरकार कांग्रेस की बनाई पुरानी विदेश नीति को कायम भी रख पाई, तो इसका भारत देश पर एक बड़ा एहसान होगा। और मेरी बात सही साबित हुई। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी की विदेश नीति को कायम नहीं रख पाई। रूस के साथ रिश्तों को आप देख रही हैं, अमेरिका के साथ रिश्तों को देखा जा रहा है और सारे पड़ोसी हमसे कहीं न कहीं बहुत दूर हो गए। नेपाल ने जब ये बयान दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता के लिए मैं मध्यस्थता कर सकता हूँ, तो मुझे लगता है कि वो भारत के लिए बड़ा शर्मनाक दिन था। भूटान धीरे-धीरे चीन की तरफ बढ़ रहा है, श्रीलंका चीन की तरफ करीब-करीब बढ़ चुका है। मालदीव ने कह दिया कि भारत अपनी सेना हमारे देश में जो थोड़ी बहुत थी, उसको वापस ले जाए। म्यांमार में हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, वहाँ मानवता की लगातार हत्या हो रही है। ये सारे हालात हैं। अभी बांग्लादेश के मामले में जो अभी क्रिकेट को लेकर के हुआ है, खेल की दुनिया के लिहाज से वो एक शर्मनाक पहलू है। लेकिन अगर तारिक अनवर ने ये कहा है, मैं पढ़ नहीं पाया। तारिक अनवर ने अगर कहा है कि भारत के साथ वो रिश्ते सुधारना चाहते हैं, बांग्लादेश हमेशा से हमारे लिए छोटे भाई की तरह रहा है। उसके निर्माण में भारत की बहुत बड़ी भूमिका रही है। पाकिस्तान जब बांग्लादेश के मुजीबुर रहमान के चुनाव जीत जाने के बाद जो बहुमत से जीते थे, उनको प्रधानमंत्री स्वीकार करने के बजाय, चूंकि वो पूर्वी पाकिस्तान के थे जो बांग्लादेश में कहलाता है, और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया था और उसके बाद बांग्लादेश जो पूर्वी पाकिस्तान था, उसमें अत्याचार शुरू हो गया और मानवता की विभत्स से विभत्स हत्या हुई। महिलाओं के साथ बलात्कार से लेकर हत्याओं तक एक लंबा खेल चला था और तब एक पड़ोसी होने के नाते इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने उस पर हस्तक्षेप किया कि हम अपने पड़ोस में मानवता की हत्या होते हुए नहीं देख सकते और हमको हस्तक्षेप करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर 1971 का वो युद्ध हुआ, जिसमें अमेरिका को धत्ता बताते हुए बांग्लादेश को एक अलग देश की मान्यता दिलाने का काम भारत ने किया। और उसके बाद से लगातार ठीक एक दुर्घटना घटी कि शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के राष्ट्र निर्माता थे, जो उनके फादर ऑफ नेशन थे, उनकी हत्या, उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई। शेख हसीना जो उस वक्त विदेश में पढ़ रही थी, केवल वो जिंदा बची। लेकिन उसके बावजूद बांग्लादेश बीच में बीएनपी जो पिछली सरकार थी, उसको अगर थोड़ा समय छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर पूरे समय भारत के साथ बहुत ही सहयोगी रवैया लेकर के चल रहा था। शेख हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश ने बहुत तरक्की की, यहाँ तक कि कुछ मामलों में तो भारत को भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन पिछले 2 साल में जब वहाँ जैन जी का आंदोलन हुआ और जैन जी के आंदोलन के बाद जो हालात बने, मुजीबुर रहमान की मूर्तियों के साथ जो बहुत ही बुरा व्यवहार किया गया, उनके ऊपर पेशाब तक किया गया और उसके बाद भारतीय लोगों के नाम पर वहाँ के हिंदुओं को, दरअसल वो हिंदू के सवाल पर नहीं, उनके हत्याएं नहीं हुई, वो सारे के सारे लोग शेख हसीना की पार्टी के समर्थक थे। शेख हसीना के पार्टी के लोगों की हत्या शुरू हुई तो उसपे जो हिंदू भी उनके समर्थक थे, उनकी भी हत्या होने लगी और उसको भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुसलमान का रंग देना शुरू किया। लेकिन यूनुस जब उसके बाद जो नए राष्ट्राध्यक्ष हुए और टेम्पररी सरकार चला रहे थे, उनका रवैया पूरी तरह से भारत के खिलाफ और चाइना के पक्ष में हो गया। और इस बीच बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तरीका ये रहा कि आईएसआई जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो तमाम आतंकवाद फैलाती है, और पाकिस्तान की सेना के अध्यक्ष, ये सारे लोग बांग्लादेश में जाने में कामयाब हुए, जिस बांग्लादेश में उन्होंने भयंकर अत्याचार किए थे, और बांग्लादेश धीरे धीरे पाकिस्तान की तरफ सरकता हुआ दिखलाई पड़ा। ये बैकग्राउंड में जानबूझ के आपके दर्शकों को बता दे रहा हूँ, लोगों को जानकारी रहनी चाहिए। ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दौर चला था। अब चुनाव हो चुके हैं और इस चुनाव में 2 तरह के काम बांग्लादेश में हुए हैं, ये भी दर्शकों को जानना चाहिए। एक तो वहां पर चुनाव हुआ है जिसमें 200 से ज्यादा सीटें जीत करके बीएनपी के तारिक अनवर साहब, तारिक जी वहां चुनाव जीते हैं और अब वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं। वहां पर 3 हिंदू लोग भी चुनाव जीते हैं, जिसमें एक को स्पीकर बना दिया गया है और 2 लोगों को मंत्री बना दिया गया है। ये अपने आप में एक अच्छा संकेत है। और उसके बाद अगर प्रधानमंत्री ने वहां के कहा है कि वो भारत के साथ जो पुराने रिश्ते थे उनको कायम रखना चाहते हैं, ये निश्चित तौर पर एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि पड़ोसी ही वक्त पे काम आता है और पड़ोसी से रिश्ते बिगाड़ करके आप चैन से और सुख से नहीं रह सकते हैं। तो ये एक अच्छा संकेत है और इसको अच्छे रूप में भारत की सरकार को भी लेना चाहिए।
कुछ और सबक विनीता जी बांग्लादेश से हमको लेना चाहिए, क्या हम ले सकते हैं? बांग्लादेश ने अभी जब चुनाव कराया उसके साथ उन्होंने 84 पॉइंट पर वहां पर जनमत संग्रह भी कराया कि क्या जनता उन बातों के लिए तैयार है। उसमें जनमत संग्रह में कुछ बातें मैं जानबूझ के कह रहा हूँ, ये आम दर्शक को जानकारी नहीं होती है, उनको जानकारी के लिए कह रहा हूँ। क्या ये भारत में भी हो सकता है? उनके जनमत संग्रह में एक बात यूं भर कर आई है कि कोई भी प्रधानमंत्री 10 साल से अधिक प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। ये बात मैं बहुत दिन पहले से कहता रहा हूँ, लंबे अरसे से लिखता और बोलता रहा हूँ कि भारत में भी ऐसा नियम होना चाहिए कि कोई भी एक व्यक्ति लगातार 2 बार से ज्यादा किसी भी पद पर न रहे। और खास तौर पर जो बड़े पद है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इस तरह के पद है, उस पर तो 2 बार के बाद फिर दोबारा नहीं हो। 2 बार का मौका बहुत होता है किसी के लिए काम करने के लिए और देश में अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए। दूसरा एक बड़ा निर्णय वहां पर यह हुआ है कि वहां जो प्रधानमंत्री होगा वो सिर्फ प्रधानमंत्री रहेगा, वो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहेगा। 2 पद एक साथ कोई आदमी ग्रहण नहीं कर सकेगा। तो ये एक बड़ा फैसला है। तीसरा फैसला वहां चुनाव को लेकर के हुआ कि चुनाव वहां बैलेट पेपर से होंगे, क्योंकि आम लोगों को मशीनें पर अविश्वास है। क्या भारत भी इस तरह विचार कर सकता है? और बैलेट पेपर के ही वहां पर चुनाव हुए और आगे के लिए उसका फैसला भी हो गया जनमत संग्रह के अंतर्गत। एक फैसला ये हुआ कि राष्ट्रपति जो प्रमुख पद होते हैं उस पर राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा, जिससे कि वो राजनीतिक दायरे में लोग ना आए और निष्पक्ष लोगों की नियुक्ति हुई। इसके अलावा फैसला हुआ कि चुनाव आयोग एक संसदीय समिति होगी, वो निष्पक्ष लोगों को चुनाव आयोग के रूप में वहां पर नियुक्त करेगी। ये एक बड़ा फैसला है। इससे भी बड़ा फैसला ये किया है कि चुनाव के समय में एक निष्पक्ष सरकार सिर्फ चुनाव तक के लिए कायम रहेगी और वो फिर चुनाव कराएगी। इसके अलावा महिलाओं की संख्या जो सिर्फ 50 थी वहां पर, जो चुनाव होने के बाद में जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के तहत चुनाव लोगों को मनोनीत कर दिया जाता था, 50 महिलाएं सांसद होती थी, उसकी संख्या बढ़ाकर 100 कर देने का फैसला हुआ है। ये सब प्रगतिशील फैसले हैं। इस तरह के कुल 84 फैसले बांग्लादेश के इस चुनाव में और जनमत संग्रह में हुए हैं। मुझे लगता है कि आपके लाखों दर्शकों को ये जानना चाहिए, इस पर चर्चा करनी चाहिए और इस देश में भी इन सारे मुद्दों पर जो 84 मुद्दे वहां पर हुए हैं उन पर बात करनी चाहिए। भारत की सरकार में एक भी मुसलमान मंत्री नहीं है, मुसलमानों की बात करते हैं ये, और उनके सिर्फ 3 लोग चुनाव जीते और उन्होंने 2 को मंत्री बना दिया और 1 को स्पीकर बना दिया। ये सब आई ओपनिंग की चीजें हैं। क्या भारत सरकार इनसे कोई सबक लेगी? तो बांग्लादेश की ये स्थिति है। बांग्लादेश अगर आगे बढ़ रहा है तो हमको भी हाथ आगे बढ़ा करके छोटे भाई की तरह उसको कबूल करना चाहिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।